आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम वेक्टर स्पेस के टॉपिक्स लेके आपके लिए हाजिर हैं और जो थ्योरम हम आज बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी है और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट होके बैठाइएगा मोबाइल के सामने और समझने की कोशिश करिएगा। सरल है, लेंदी है। थ्योरम क्या है कि यदि वेक्टर स्पेस VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V be a vector space over field F and this vector space is a finite dimensional vector space। फाइनाइट डायमेंशनल को हम कई बार आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं कि वे वेक्टर स्पेसेस जिनके पास एक फाइनाइट सबसेट यस हो, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से V के एलिमेंट्स जनरेट होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्थिति में V को कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अपने दिमाग बैठा लीजिए, कई बार बताए हैं। तो कह रहा है कि अगर V क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो इसके पास यदि दो बेसिस हैं, अभी तक हम एक बेसिस की बात कर रहे थे, अगर इसके पास दो बेसिस है मान लीजिए, तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बेसिस में 10 एलिमेंट है, दूसरे में 11 है, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों में 10 होंगे या तो दोनों में 11 होंगे, ठीक ना? तो यही थ्योरम है आपके लिए कि यदि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो उसके पास बेसिस होंगे या बेसिस होगी, और उन बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? सेम होगी। हमने वही चीज यहां पे कंसीडर किया है कि लेट V be a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो आपको बता दें, अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होता है तो उसके पास निश्चित रूप से बेसिस होती है, ठीक? हमने आपसे कहा था कि हम 100% थ्योरम्स नहीं करा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वही करा सकते हैं, जो कभी न कभी यानी पिछले 20-25 साल में कभी पूछा गया है तो उसको जरूर करा देंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या है? एक थ्योरम मैंने ब्रेक किया है, एक छोड़ दिया है थ्योरम, और यही थ्योरम है कि अगर कोई V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास निश्चित रूप से एक बेसिस होगी एटलीस्ट। तो यहां पे क्या है? V be a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ये जो है फाइनाइट डायमेंशनल है, तो निश्चित रूप से इसके पास बेसिस है। अब हमने क्या माना कि इसके पास दो बेसिस है, एक S1 जिसमें एलिमेंट्स की संख्या m है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m, और दूसरा क्या है? S2 जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है? n है। मैंने दो अलग अलग संख्या के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दोनों में डिफर कर रहे हैं। तो अगर हमको थ्योरम में प्रूफ करना है तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल करने होंगे, यानी m इक्वल टू n, तभी तो हमारा थ्योरम प्रूफ होगा। अब देखिए, हमने S1 और S2 क्या माने? दो बेसिस माने, दो बेसिस ऑफ V, ठीक? अब हमको क्या दिखाना है? अच्छा, अब हमको यही दिखाना है कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होगी, m इक्वल टू n होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अब देखो, चूंकि S1 क्या है? बेसिस है। अगर S1 बेसिस है तो S1 के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बेसिस की डेफिनेशन है, और S1 इक्वल टू V, यानी V के एलिमेंट S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होंगे, ठीक? अब कोई जरूरी नहीं है कि S1 के हम सभी एलिमेंट्स लें, ये कई बार हम बता चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखिए, सिंस LS1 इक्वल टू V,
और बीटा 1 किसके, अच्छा देखो S2 भी बेसिस है। अगर S2 बेसिस है तो इसका मतलब क्या है, S2 के सभी एलिमेंट किस में है, V में है। भाई S2 तो तभी बेसिस होगा ना V का जब वह क्या हो, V का सबसेट हो। और जब S2 V का सबसेट हो गया तो S2 के सभी एलिमेंट V के एलिमेंट हो गए। ठीक, अब देखो यहां हमने क्या कहा कि बीटा 1 बिलोंग्स टू V। चूंकि बीटा 1 S2 के एलिमेंट है, S2 V का सबसेट है, इसलिए बीटा 1 बिलोंग्स टू V। और जब बीटा 1 किसका एलिमेंट हो गया, V का, तो इसका मतलब हो गया कि वह S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा, क्योंकि S1 इक्वल टू V, तो V का प्रत्येक एलिमेंट S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। अब बीटा 1 किसका एलिमेंट हो गया, V का, तो बीटा 1 भी किससे जनरेट होगा, S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से। वही चीज हमने लिख दिया यहां पे कि देयरफॉर बीटा 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। L.C लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए लीनियर कॉम्बिनेशन। L.D लिखेंगे, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। S.T लिखेंगे सच दैट। ये सब चीजें अपने दिमाग में बैठाए रखिए। एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। हम समझते हैं कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, अब तो ये चीज क्लियर हो गया ना कि बीटा 1 क्या है, S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ है। ठीक, अब देखिए कॉन्सेक्वेंटली द सेट S3। अब हमने क्या किया, इस बीटा 1 को ले जाके S1 में इंट्रोड्यूस किया, एक एलिमेंट बढ़ा दिया। भाई S1 में जब बीटा 1 आ गया, अभी तक यह बेसिस था, अब इसमें क्या है, बीटा 1 पहुंच गया। अब बीटा 1 जब पहुंचा तो एलिमेंट्स की संख्या बढ़ गई, और जब बढ़ी तो अब क्या स्थिति होगी, अब दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो यह S1 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, पिछला थ्योरम पढ़ाए थे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। थ्योरम बताए थे कि नहीं बताए थे, याद होगा, इससे जस्ट थ्योरम पहले बताए थे। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है, कॉन्सिक्वेंटली द सेट S3 एक नया सेट बना जिसमें S1 के एलिमेंट के साथ साथ एक एलिमेंट S2 का भी आ गया, विच आल्सो जनरेट VF। क्यों जनरेट कर रहा है, मैंने रीजन बता दिया। ठीक, इज लीनियरली डिपेंडेंट। भाई यह लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट तो रह नहीं गया, एक एलिमेंट बढ़ गया। अब एक और इसकी स्थिति हो गई कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। वही चीज हमने लिखा यहां पे कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए मेंबर अल्फा आई नॉट बीटा 1, वो बीटा 1 नहीं है, ऑफ S3 such that alpha I is a linear combination of the preceding vectors beta 1 alpha 2 alpha 3 alpha I minus 1। अपने पहले तक हिस्से ही बनेगा ना, बाद वाले से थोड़ी ना बनेगा कि अल्फा I प्लस 1 से बनेगा। अल्फा I कितने लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, अपने प्रेसीडिंग से, अपने पूर्ववर्ती से। ठीक भाई, ये तो संसार का नियम है कि हम आप किससे जनरेट होंगे, अपने पूर्ववर्ती से ना, अपने माँ बाप से जनरेट होंगे। वो क्या है, वो अपने माँ बाप से जनरेट हुए, वो अपने माँ, कोई अपने बाद वाले से थोड़ी जनरेट होता है ना। तो वही चीज यहां भी लागू है कि क्या है, अपने प्रीसीडिंग से जनरेट हो रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सेट से अल्फा आई निकाल दे रहे हैं। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर इक्वल कर रहे हैं कि m है तो m बना रहे,
एक ज़्यादा हो गया ना, अब हमने एक निकाल दिया, इसको बाहर कर दिया अल्फा आई को। अल्फा आई क्या है, अपने प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ, उसको मैंने बाहर कर दिया। देखिए यही चीज़ लिखे होंगे कहीं, हाँ देखिए यहाँ पे, इफ वी ओमिट, ओमिट मतलब निकाल देना। अरे आप लोग घर पे कहते होंगे ओमिटिंग हो रही है, ओमिटिंग होगी तो क्या, उल्टी, ये कहते ना, तो वही ओमिट कर दिया, इसने निकाल दिया यस वन ने, किसको, अल्फा आई को, ठीक है। इफ वी ओमिट अल्फा आई फ्रॉम S3 देन V इज आल्सो जनरेटेड बाई रिमेनिंग सेट S4। तब भी जो है V के जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे जनरेट होंगे, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं S4। अब देखिए इसमें बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आई माइनस 1 अल्फा आई प्लस 1, अल्फा आई नहीं है, 2 अल्फा m, इन बचे हुए एलिमेंट्स के भी लीनियर कॉम्बिनेशन से भी क्या होंगे, जनरेट होंगे। और जब उनसे जनरेट होंगे तो यहां क्या हो गया, यानी इसका मतलब LS4 इक्वल टू V, यही ना। अब देखो फिर कह रहा है सिंस LS4 इक्वल टू V, यानी B का एलिमेंट S4 के एलिमेंट से जनरेट होगा, S4 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा, ठीक। अब B2 क्या है, V का एलिमेंट है। B2 किसका एलिमेंट है, S2 का, S2 सबसेट है V का, तो B2 किसका एलिमेंट हो गया, V का, ठीक। अब B2 क्या है, यह S4 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखिए यही लिखे, देयरफॉर B2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S4, बनेगा ना, क्लियर है। ए बीटा टू, ठीक है, बीटा 2 जो है वो किससे बनेगा, S4 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक। अब आ जाओ आगे, यहां पे कॉन्सेक्वेंटली द सेट S5, अब S5 एक नया सेट बन गया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, बीटा 2 को इंट्रोड्यूस किया। देखिए S4 में क्या है, बीटा 2 इंट्रोड्यूस किए, तो क्या हो गया, बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा आई माइनस 1 अल्फा आई प्लस 1 अल्फा m, एक नया सेट बन गया। अब इस सेट की स्थिति क्या है, यह भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बोलो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और यहां याद रखिए थ्योरम यही है कि या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज उसके एलिमेंट्स अपने प्रेसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होंगे। हमको जहां तक याद है लेक्चर नंबर 13 में हमने थ्योरम पढ़ाया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 13 होगा या 12 होगा, ठीक है। तो यहां देखिए अब यह लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ नहीं, तो क्या होगा, इसके एलिमेंट्स अपने, इसका कोई भी एलिमेंट्स अपने प्रेसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। फिर हमने कह दिया देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अल्फा जे ऑफ S5 सच दैट अल्फा जे इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेसीडिंग वेक्टर्स, ठीक। अब देखो फिर क्या होगा, फिर हम अल्फा जे को ओमिट करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अल्फा जे को ओमिट करेंगे फ्रॉम S5, यानी यही प्रोसेस हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे एक एलिमेंट निकालेंगे, एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, एक यानी अल्फा निकालेंगे उसमें से, S1 में से देखिए अल्फा निकल रहा है और बीटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स की संख्या इक्वल कर रहे हैं। देखिए यहां पे वही चीज हुआ, देन रिमेनिंग सेट विल बी जनरेटेड, जो रिमेनिंग सेट्स हैं, रिमेनिंग सेट विल जनरेट VF, यानी जो बाकी, अब अल्फा जे इसमें से निकल जाएगा तो फिर एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो गई, वो क्या करेंगे, V के एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, LS5 इक्वल टू B हो जाएगा, फिर बीटा 3 लेंगे, ऐसे ही ये प्रक्रिया क्या करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू कर देंगे तो हम देखेंगे क्या कि हियर ईच स्टेप कंसिस्ट्स इन द इंक्लूजन ऑफ एन अल्फा, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूजन ऑफ एन अल्फा। यहां प्रत्येक स्टेप एक अल्फा को बाहर कर रहा है और एक बीटा को S1 में अंदर कर रहा है। प्रत्येक स्टेप में S1 से एक एलिमेंट बाहर हो रहा है, एक अल्फा बाहर जा रहा है और एक बीटा अंदर जा रहा है, ठीक ना। तो ऑब्वियसली द सेट S1 ऑफ अल्फाज कैन नॉट एग्जिस्ट बिफोर द सेट S2 ऑफ बीटाज। ये कभी भी तब तक खाली नहीं हो सकता है जब तक सभी बीटाज अंदर न हो जाए, ठीक। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, VF will be a linear span of a proper subset of S2। देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर है, मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सबसेट में जैसे यदि हम ये चीज कह दें, जगह नहीं है यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो B के एलिमेंट की संख्या के इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे इसका मतलब हो गया कि A में एलिमेंट्स की संख्या B से निश्चित रूप से कम है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। और अगर सबसेट कहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यही चीज यहां इसने क्लियर किया है, क्या कि अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से S2 के लिए एक प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करने लगेगा और तब हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक। इसलिए हमारे लिए क्या हुआ कि thus S2 will becomes linearly dependent। तब क्या हो जाएगा, S2 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा और जो ही S2 लीनियरली डिपेंडेंट हुआ बेसिस रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, यानी हमारा जो कंसिडरेशन है वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा सब बात। तो अब इससे क्या मीनिंग निकली कि यह M जो है ये किसी कीमत पे N से छोटा नहीं हो सकता। देखिए M यहां क्या है, ये जो N है वो किसी कीमत पे M से छोटा नहीं, यानी M से कम नहीं होगा, M नॉट लेस देन N कभी भी। और अब इन दोनों का अगर रोल चेंज कर दी, जो काम S1 कर रहा था वो S2 करने लगे और जो S2 कर रहा था वो S1 करने लगे, तब क्या मिलेगा कि N इज नॉट लेस देन M। जब N M से छोटा नहीं है और M N से छोटा नहीं है तो क्या मीनिंग हुई, दोनों आपस में इक्वल है। और जब दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या सेम हो गई। और यही आपके लिए क्या है, थ्योरम है कि अगर किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास दो बेसिस है तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या सेम होगी। यही चीज हमने लिख दिया, हेंस n इक्वल टू m, दैट इज एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों तक पहुंचाते रहिए वीडियोस। ओके।